ओ लेवल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैस, वेट, डेंसिटी, फोर्सेस और फिर न्यूटन के लॉज। तो अगर आप लोग एंड तक फॉलो करेंगे तो उम्मीद है आज आप लोगों के बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स के साथ। तो मैथ्स के बारे में जो आप लोगों को डेफिनेशन रिक्वायर है अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है quantity of matter, quantity of matter in an object, in an object at rest relative to another। अच्छा, इसकी वजह अभी बताता हूँ बेटे आपको। relative to another। अच्छा, अब ये रेस्ट वाली जो बात है उन्होंने मॉडिफिकेशन की है रिसेंटली कैम्ब्रिज वालों ने कि रेस्ट पे होना ज़रूरी है तो बिल्कुल ये ठीक बात है। लेकिन ये है कि ये इसका बैकग्राउंड आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आइंस्टाइन की एक थ्योरी है जो ये कहती है कि अगर आप मूव करेंगे तो आपका मैथ वेरी कर सकता है। इस वजह से उन्होंने एहतियात बरतिया, अच्छा किया है। ये आपको प्रॉपर वाली डेफिनेशन ही बता दिया कि क्वांटिटी ऑफ मैटर है, लेकिन हर वक्त नहीं है। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। अगर कोई मूव करने लग जाता है तो उसका मैस वेरी करता है। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्लाइट वेरिएशन होती है, लेकिन हायर स्पीड्स पे जाके बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी होती है। तो चलिए ठीक है, उन्होंने मोहतात होकर ये डेफिनेशन कर दी है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और प्रॉपर्टी बताई है बच्चों को कि मैथ्स की पता होनी चाहिए, और वो ये है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी which resists it is the property which resists any change in state। ये भी बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी बातें ना बेटे एमसीक्यूज़ में यूज़ हो जाती हैं। वो कहता है ये वो प्रॉपर्टी है जो कोई भी स्टेट में चेंज आने लगेगी तो उसको भी रेजिस्ट करेगी। मतलब ये है कि अगर मेरी स्टेट एट प्रेजेंट मैं रेस्ट पे हूँ तो मुझे कोई धक्का देने की कोशिश करेगा तो मेरा मैथ रेजिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर इवन मैं चल रहा हूँ तो फिर मेरी स्टेट है मूवमेंट, तो मेरी मूवमेंट की स्टेट को रोकने के लिए भी अगर कोई कोशिश करेगा तो मैं रेजिस्ट करूँगा, मेरा मैथ रेजिस्ट करेगा। लेकिन मेरे मुकाबले में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी स्टेट चेंज करना आसान है। उसको अगर वो रुका हुआ है तो चलाना आसान है, और अगर वो चल रहा है तो रोकना भी आसान है। तो बेसिकली मैथ्स को उन्होंने यही कह दिया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी स्टेट चेंज करने को मुश्किल कर दी जाती है, मतलब रेजिस्ट कर दिया कि भाई इसको ना चेंज किया जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथ्स। इसको बेटे हमने जो इसकी फाइन डिटेल्स हैं वो अभी मैं इसको आगे वेट के साथ कंपेयर करता हूँ, फिर देखते हैं इसका यूनिट ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको मेजर कैसे किया जाता है। हमने इसको वेट के साथ कंपेयर करना है, वो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले वेट तक जाने के लिए हमें रास्ते में क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, और वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मैथ्स को फिलहाल यहाँ पे ब्रेक मारें, और उसके बाद एक क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये सीक्वेंस जो कैम्ब्रिज वालों ने लिखा है उसमें तो चैप्टर के एंड पे है, लेकिन मैटर नहीं करता बेटे, आपने वेट समझना है। तो वेट से पहले ग्रेविटेशनल फील्ड का पता हो तो तभी वेट के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? अ रीजन वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैस। बेटे मैं वही लेवल के बच्चों को सीधा टू द पॉइंट सिलेबस के साथ ही लेके चलता हूँ। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चों को बताना है, और फिर इसकी एक स्ट्रेंथ है, वो है ग्रेविटेशनल। हम लोग जहाँ ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, आप लोग हैं जहाँ पे भी बेटे, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। जहाँ तक हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगी ज़मीन की, उस रीजन को हम क्या नाम दे देंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेट्स के अराउंड होती है मैग्नेटिक फील्ड, चार्जेस के अराउंड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड एक्चुअली एक रीजन है जहाँ पे फोर्स फील की जा सकती है। मैसेज के अराउंड ग्रेविटेशनल, चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक, और मैग्नेट्स के अराउंड मैग्नेटिक, ठीक है। तो वो रीजन को कहते हैं फील्ड। और फिर इसकी एक स्ट्रेंथ है जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट मास। इनकी फाइन डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है। फोर्स पर यूनिट
mass is called, जिस चीज़ की बेटे जितनी डिटेल रिक्वायर्ड होगी वही बताता हूँ मैं, वही बताया करूँगा। अच्छा, फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, अच्छा जी, इसको आप लोग एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कहते हैं आमतौर पे, तो वो भी ठीक है, लेकिन इसका टेक्निकल नेम जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ही है। जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिलहाल इसको हमने डिफाइन किया है फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यहीं से पता चल रहा है कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये है जी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और अपेरेंटली इसका यूनिट क्या नज़र आ रहा है, इसका यूनिट नज़र आ रहा है न्यूटन डिवाइडेड बाय किलोग्राम, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करके देख लेंगे ना बेटे, न्यूटन को केजी पे डिवाइड करेंगे तो ये एक्सेलरेशन वाला यूनिट बनेगा। इसी वजह से हम इसको एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल भी कहते हैं। आपके सिलेबस में तो बल्कि ये ऐसे करके लिखते हैं, ए लेवल में ms-2 लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी वैल्यू आपको पता है अब मॉडिफाई हो गई हुई है। पहले 10 ही यूज़ कर लिया करते थे ओ लेवल में, अब उन्होंने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दी हुई है। तो देखें यूनिट से ही नज़र आ रहा है बेटे कि ये एक्सेलरेशन भी है। इसका टेक्निकल नेम तो चले ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, लेकिन ये साथ साथ एक्सेलरेशन भी है, इसीलिए इसको एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल भी कहते हैं। ये मैंने काइनेमेटिक्स के एंड पे, बल्कि लास्ट वीडियो के एंड पे ये होगा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर दिया जाए एयर के अंदर किसी हायर पॉइंट से और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, तो वो नीचे आते हुए हर सेकंड में इतनी वेलोसिटी गेन करता है 9.8। अगर उसको 0 से रिलीज़ किया है तो 1 सेकंड के बाद इतनी हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद इससे डबल हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद इससे ट्रिपल। तो ये रेट ऑफ राइज ऑफ वेलोसिटी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करें और अगर किसी को अपवर्ड थ्रो करें तो ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी है। मतलब बेसिकली अपवर्ड जाने वालों के लिए ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नीचे आने वालों के लिए ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन इसका एक्चुअल वाकई साइंटिफिक नेम जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। और अब हम इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने लगे हैं। वो कैसे, इसको हमने रिलेट करना है बेटे वेट के साथ। तो वेट के लिए हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वेट जो आप लोगों के सिलेबस में है वो क्या है, फिर हम उसको मैथ से कंपेयर कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो वेट क्या है जी, ग्रेविटेशनल पुल। ओ लेवल के बच्चे के लिए ये काफ़ी है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, सारी बात है, हम अर्थ वाले वेट में इंटरेस्टेड हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, बस इतनी बात काफ़ी है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है ज़मीन की तरफ से, उसको हम कहते हैं वेट। ठीक है, अब जो हमने उसकी डिटेल्स छोड़ी थी मैथ्स की, वो इसके साथ कंपेयर करके यहाँ पे लिख लेते हैं। इनकी जो सारा है ना नेचर, डेफिनेशंस तो बेटे हो गई हुई हैं, सारी बात है, उसकी डेफिनेशन भी हो गई है, इसकी भी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अब जब हम आते हैं तो जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से मैं इन दोनों को कंपेयर कर देता हूँ। हमने पहले पढ़ा था मैथ्स, तो मैथ्स इस साइड पे लिख लेते हैं, और उसके बाद हमने अभी पढ़ा है वेट, तो वेट को लिखते हैं इधर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि बेटे डेफिनेशंस हो गई हैं, अगर इनको आपने कंपेयर करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये है जी स्केलर। डेफिनेशन के बाद डेफिनेशन दोनों की हो गई हुई है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, पहली बात। दूसरी बात, इसका यूनिट जो है वो है किलोग्राम, और इसका यूनिट है जी न्यूटन। हमने कहा है ना फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल फोर्स है, तो ये फिर न्यूटन हो गया। उसके बाद आगे चलें तो कम से कम ये पता होना चाहिए मैयर कैसे होता है। इसके लिए हम कहते हैं जी फिजिकल बैलेंस, फिजिकल डिजिटल बैलेंस भी कह सकते हैं, फिजिकल या फिर डिजिटल बैलेंस। ठीक है, मेजरमेंट, ये सारा कुछ पेपर में यूज़ हो चुका हुआ है बेटे, जो जो कि जी स्केलर वेक्टर या इनका कंपैरिजन भी पेपर में आया हुआ है। फिजिकल या डिजिटल बैलेंस, और यहाँ पे क्या होगा, हम उसको फोर्स मीटर भी कहते हैं, हम उसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं। न्यूटन मीटर जो वेट मेजर करता है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं समटाइम्स, क्योंकि स्प्रिंग की वजह से मेजर करता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट एवरीवेयर, और ये है वेरीज विद पोजीशन।
ठीक है, बट इसने पोजीशन के साथ साथ वेरी करना है। मैथ और वेट को रिलेट करने के लिए बेटे ये 4 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं, इसके अलावा एक डेफिनेशन हो गई, तो एक्चुअली ये 5 हो गई हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें काफ़ी हैं इनको कंपेयर करने के लिए। उसके बाद मैथ्स का इंडिविजुअली कोई फार्मूला नहीं है, वेट का है, तो उसी में आप ये समझें कि ये दोनों रिलेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैथ्स अपीयर तो बहुत सारे फार्मूलाज के अंदर होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम वगैरह। ठीक है, लेकिन जो वेट है उसका एक इंडिविजुअल फार्मूला है, और वो फार्मूला है जी W = mg। ठीक है, उस फार्मूला के अंदर 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि मैथ जो है इन किलोग्राम्स होना लाजमी है, इसमें आपके पास बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, आप कोई और यूनिट यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरह से जो जी है इसको आपने एग्जैक्ट 9.8 लगाना है। अब आपके सिलेबस में उन्होंने ये कर दी हुई है कंडीशन। ठीक है, तो आप ये समझें कि मैथ्स और वेट दोनों यहीं से रिलेट होंगे, और वाकई आपके पेपर में अगर कभी इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़े तो यही फॉर्मूला होता है, वेट दिया होता है तो मैथ्स फाइंड करना होता है, मैथ्स दिया होता है तो वेट फाइंड करना होता है। तो बस आपने ये किलोग्राम वाली गलती नहीं करनी, ये एक इसके अंदर टेक्निकलिटी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डेंसिटी की तरफ। ठीक है, और डेंसिटी जो है वो आपकी बनती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। आसान बेसिक डेफिनेशन है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी। बेटे ओ लेवल के अंदर जो है ना वो हमें एक्स्ट्रा फाइन डिटेल्स नहीं रिक्वायर्ड, फिज़िक्स के ज़्यादातर सिलेबस की जिस टॉपिक की जितनी डिटेल रिक्वायर्ड होगी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। इसको हम बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट एग्जाम्स में पेपर्स में जाके हम देखेंगे कि हमें क्या पास्ट पेपर की प्रैक्टिस के दौरान कि हमें किस चीज़ को फर्दर डिटेल में देखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे देखें तो डेंसिटी जो है वो आपकी आ जाएगी, हमने डिफाइन क्या किया है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बन रहा है इसका फॉर्मूला मैस ओवर वॉल्यूम। तो बेटे सबसे पहली बात तो ये है कि इसका यूनिट इधर से क्या बनता है, यूनिट इसका बनता है kg/m3। अब ये वो बात बार बार मिक्स हो जाता है, ए लेवल के लिए हम kg/m-3 लिखते हैं, आप लोगों के सिलेबस में स्लैश लगा के ज़्यादातर लिखते हैं डिवीजन वाले जो यूनिट्स हैं। और अगली बात ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो डेंसिटी है ये स्केलर, आपको पता है स्केलर वेक्टर्स तो बेटे ज़रूरत पड़ जाती है आपके सिलेबस में। डेंसिटी के बारे में ये फार्मूला हो गया। उसके बाद हम आगे चलें तो बेटे डिस्प्लेसमेंट मेथड इसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। कुछ तो होती हैं रेगुलर शेप्स और फिर कुछ इरेगुलर शेप्स हैं। रेगुलर शेप्स के लिए तो मैं आपको कुछ एक आध सैंपल बता देता हूँ, लेकिन जो इरेगुलर शेप्स हैं उसके लिए डिस्प्लेसमेंट मेथड है वो चैप्टर 1 के अंदर हमने किया था, वहाँ से जाके देख लें जिन लोगों ने अगर इसी वीडियो को डायरेक्टली ज्वाइन किया है। वो आसान है और इम्पॉर्टेंट है, P1 2 4 तीनों के अंदर आया हुआ डिस्प्लेसमेंट मेथड। मैं अभी हल्का सा बता भी देता हूँ, लेकिन ये है कि रेगुलर शेप्स के लिए आपको वॉल्यूम की कुछ स्पेसिफिक टाइप्स पता होनी चाहिए। कि जैसे देखें बेटे मैथ जो है वो तो हमने फिजिकल बैलेंस वगैरह से किसी चीज़ से फाइंड करना है। ठीक है, डिजिटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, उससे हमने फाइंड करना है। जब बात है कि इसका मतलब ये है कि डेंसिटी के अंदर एक्चुअली जो मसला है वो वॉल्यूम का है, तो अगर वो तो सफ़ियर हो, ठीक है, सफेरिकल ऑब्जेक्ट है तो 4/3 πr³ होगा, ये होगा जी सफ़ियर के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई क्यूबिक ऑब्जेक्ट का तो हर कोई जानता ही होगा, जाहिर बात है क्यूब की तो सारी साइडें बेटे बराबर होंगी, और अगर क्यूब की सारी साइडें बराबर हैं तो वो तो हम किसी भी साइड को, किसी एक साइड को एल कह देंगे, L³ हो जाएगा। और उसके बाद अगर क्यूबाइड हुआ, ठीक है, तो क्यूबाइड जैसे कि मतलब ये आप ये कह सकते हैं ऐसा क्यूबिक टाइप की चीज़ जिसकी सारी साइडें बराबर ना हो। ठीक है, रेक्टेंगल एक किस्म की इलोंगेटेड क्यूब भी हम उसको कह सकते हैं। बहरहाल उसके अंदर ये है कि आप इसको लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, जैसे रूम्स हैं जनरली तो उनकी तीनों साइडें बराबर नहीं होती, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलें तो एक सिलेंडर, ये 4 जो वॉल्यूम्स आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी हाँ आपके सिलेबस के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेटे πr²L। ठीक है, ये तो हो गई रेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स 4 ही काफ़ी, बल्कि ए लेवल में भी इन्हीं चारों से काम चल जाता है। ठीक है, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर और सफ़ियर। ठीक है, इसका मैं सिलेंडर लिख देता हूँ, क्यूब और क्यूबाइड तो बड़ा इजीली आप लोगों को पता चल होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद इरेगुलर शेप्स। इरेगुलर शेप्स ऐसी जो पानी में डूब जाती हैं, देखिए उस पर छोटी छोटी कंडीशन है ना। अब इरेगुलर शेप ऐसी जो पानी में डूब भी सकती है, जिसने डूबना ही नहीं है
पानी में खैर उसमें कोई कंडीशन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मेथड ये होता है, जिन बच्चों ने वहाँ पे जाके नहीं भी देखना, अगर यहीं से रफ सा सुन ले बल्कि जल्दी जल्दी में, आपके पास ना नॉन वॉल्यूम किसी भी लिक्विड का होना चाहिए। बीकर है या मयरिंग फ्लास्क का, कुछ भी है, उसके अंदर ना वॉल्यूम किसी भी लिक्विड का नॉन है 20 सेंटीमीटर क्यूब, 30 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट्सएवर, उसमें आप कोई इरेगुलर शेप, कोई पत्थर है, कोई भी चीज़ है, उसका वॉल्यूम आपने निकालना है, वो डूबे भी, ये लाजमी है। आप उसको फेंक दें और वो उसके अंदर जब डूब जाएगा तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा लिक्विड का, और वो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपने वहाँ से रीड करना होता है। अब क्योंकि ये लिक्विड डिस्प्लेस होता है तो इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। अब इसके अंदर अगर छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ की बात करें क्या हो सकती हैं, जैसे ये है कि ये डूबे ज़रूर, ये जो भी रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है इसका डूबना लाजमी है, और ये रिएक्ट बिल्कुल ना करे, रिएक्ट ना करे, डिज़ोल्व ना हो, केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, डिज़ोल्व भी ना हो जाए, ठीक है। तो तब आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बेटे हमें फोर्सेस की तरफ चलना है। तो फोर्स जो है वो तरह तरह के काम कर सकती है, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी जाहिर बात है वो डिफॉर्मेशन वाली भी है, खाली मूवमेंट वाली नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मूवमेंट की टर्म्स में देखें तो वो पुश या पुल भी हम डिफाइन करते हैं, लेकिन ज़्यादा सेफ डेफिनेशन वही आगे आएगा मोमेंटम के अंदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कैम्ब्रिज उसको सेफ डेफिनेशन के तौर पे यूज़ ए लेवल में भी वही करते हैं, यहाँ पे भी अगर वो पूछ लेंगे तो आपने वही करनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, नेट फोर्स हालांकि वो होती है, लेकिन चलें। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक्चुअली फोर्स मैकेनिक्स में, मूवमेंट्स के अंदर फोर्स क्या है, वो चीज़ जो आपको कहना चाहिए एजेंट, वो एजेंट जो किसी को मूव करवा दे या मूव करवाना चाहे। हम ये कहते हैं कि इसकी ख्वाहिश है समटाइम्स ना भी पूरी हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर खड़ा हो जाऊँ तो बेटे मेरा वेट बहुत ज़्यादा, जाहिर बात है अगर मैं 80 kg भी हूँ तो 800 न्यूटन की रेंज में मेरा वेट है, तो मूव तो नहीं मुझे करवा पा रहा, वो वेट मेरा मुझे मूव तो नहीं करवा पा रहा। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि फ़ोर्स मूव करवा दे। हम कहते हैं फ़ोर्स मूव करवाना चाहती है, हो सकता है करवा दे, हो सकता है ना करवाए, ठीक है। तो ये फोर्सेस हैं सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल, अभी हम बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, तो इसके अंदर वो ये कहते हैं कि बच्चों को कुछ स्पेशल फोर्सेस ज़रूर बतानी है। एक फोर्स तो बेटे अभी अभी गुजरी है जिसको हमने वेट का नाम दिया है, फेमिलियर फोर्सेस उन्होंने कहा है बच्चों को इंट्रोड्यूस ज़रूर करवानी है। तो सबसे पहले तो अभी अभी गुजरा है जी वेट। उसके बाद एक फोर्स होती है नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, कभी अगर आपने सुना हो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, नहीं सुना बेटे, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ये उन्होंने अलहदा से सिलेबस आउटलाइन के अंदर मेंशन किया है। तो मैं आपको समझाता हूँ ताकि ये किसी गिवन सिचुएशन में अगर अप्लाई हो रही हो तो आपको पता चल जाए ये क्या है। जब भी आप किसी सरफेस को पुश करते हैं, तो अभी हम आगे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो वो सरफेस वापस आपको पुश करती है, ठीक है। जब आप पुश करते हैं तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये थर्ड लॉ न्यूटन का अभी आएगा। तो वो जो सरफेस रिएक्ट करती है उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स। जब मैं ये खड़ा हो जाऊंगा बिल्कुल स्टैटिक, तो मेरा वेट अगर 800 न्यूटन डाउनवर्ड है तो ज़मीन मुझे वापस रिएक्ट कर रही होती है 800 न्यूटन, उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स। वो तो काफ़ी फेमस है। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है रेजिस्टिव फोर्स है बिटवीन टू सरफेसेस। फ्रिक्शनल फोर्स जब भी दो सरफेसेस जो हैं स्लाइड करने की कोशिश करेंगी, यही है इवन दो ये रोलिंग फ्रिक्शन होती है तो थोड़ी कम होती है, बल्कि इसको भी छोड़ें, जो मैं लिख रहा हूँ बेटे बोर्ड के ऊपर लगातार, तो वो मार्कर और बोर्ड के दरमियान में फ्रिक्शन है। ग्लॉसी सरफेस है तो उसकी वजह से थोड़ी सी कम है, लिखना आसान है। लेकिन अगर वो होता है, आपको पता है पेज पे इससे पेज पे लिखे तो बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, मुझे तो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। छोटे बच्चों को ज़रा कम होती है, तो मेरे बच्चे जो है ना वो लिखने लगे रहते हैं, तो वो वाली जो है ना वो फ्रिक्शन वहाँ पे ज़रा ज़्यादा है। ये जो इसकी है, क्या नाम है, मुझे तो सोच के थोड़ा सा होने लगी है अजीब सी फीलिंग। तो वो जो आपके पास है वो फ्रिक्शनल फोर्स ही होती है बेटे। एक दूसरा ये है, इसके साथ तो कहते हैं बच्चों को बताना है टेंशन के बारे में। फ्रिक्शन की भी वैसे एक स्पेशल टाइप होती है, वो भी आपको भी बताता हूँ। टेंशन जो है ना ये धागे का रिएक्शन है। जब आप धागा ज़रूरी नहीं है, खैर कोई भी एक्सटेंसिबल ऑब्जेक्ट जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप खींचें वो आगे से रिएक्ट करे, वायर्स करती हैं, मेटल की वायर्स भी करती हैं, स्प्रिंग्स करते हैं, धागे करते हैं, वो उन फोर्सेस को क्या नाम दे देते हैं, टेंशन। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या है, ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये एयर रेजिस्टेंस है, ख़ास किस्म की रेजिस्टेंस है, एयर की रेजिस्टेंस। जब भी कोई एयर में से मूव करने की, इसको हमने अलहदा से देखना भी है बेटे। जो आपके पास आएगा ना फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में।
फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनसे रिलेटेड इसको हमने ड्रैग फोर्स को देखना है। आप बस फिलहाल इतना ज़हन में रखें, वो जो पैराशूटिस्ट को उठा के रखती है ना, पैराशूटिस्ट बहुत, आप ये कह लें एब्रप्टली आके ज़मीन पर टक्कर नहीं मारा था, उसको रोक के रखने वाली जो फोर्स है वो ड्रैग फोर्स है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें ड्रैग फोर्स के बाद, तो फिर बाकी तो बेटे कॉमन है, ग्रेविटेशनल, वो इसमें वेट भी ग्रेविटेशनली है, ग्रेविटी आ गई, फिर उसके बाद आ गई मैग्नेटिक, ठीक है, उसके बाद आ गई इलेक्ट्रिक। तो ये कुछ फोर्स की टाइप्स हैं वो जो कहते हैं बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और कोई अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दरमियान में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ये आ गया। उसके बाद वो ये कहते हैं बच्चों को बतानी फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस के ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर चलता जाऊंगा। फ्री बॉडी डायग्राम बेटे क्या है? फॉर एग्जांपल मैं ऐसे किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई बॉक्स रख देता हूँ, ठीक है। तो ये है जी बॉक्स ऐसे पड़ा हुआ। अब इस बॉक्स के ऊपर 3 फोर्सेस कम से कम लग रही होंगी। एक वेट इसका सीधा नीचे की तरफ को, ठीक है, और उसके बाद फ्रिक्शन जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है। हम ये अज्यूम कर रहे थे ये बॉक्स नहीं चल रहा, वैसे चलेगा तो भी फ्रिक्शन होगी, ठीक है। तो एक तो आ गया ये वेट, दूसरी आ गई ये फ्रिक्शन, ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये आ गया जी वो जो मैं नॉर्मल रिएक्शनल अभी बता रहा था ना बेटे, उसको बेशक एन लिख दें या उसको आर लिख दें, आपकी मर्जी, रिएक्शनल फोर्स है ना। तो ये 3 फोर्सेज हैं। इस डायग्राम को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कुछ बुक्स के अंदर, कुछ सिलेबसेस के अंदर इसको बिल्कुल एक डॉट बना देते हैं, क्योंकि देखें जब आप बेटे फिजिक्स में फोर्सेस वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं ना, मोशन के टॉपिक के अंदर, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है इसका साइज़ या इसकी डायमेंशंस या इसकी ज्योमेट्री, इसकी शक्ल वो मैटर ही नहीं कर रही होती। आप इसको सिंगल डॉट बना दें, हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं फोर्सेस के अंदर कि कैसी फोर्सेस लग रही हैं, कितने मैग्नीट्यूड की लग रही हैं, किन डायरेक्शंस में लग रही हैं, बस इतनी सी बात हमें रिक्वायर्ड होती है। तो इस वजह से समटाइम्स कुछ बुक्स के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम में इसको बस एक डॉट बना देते हैं। जो ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन है उसको सिंगल डॉट, चाहे वो ट्रेन है तब भी सिंगल डॉट, चाहे वो इंसान है, चाहे बॉल है, जो मर्जी, सिंगल डॉट और फोर्सेस बना देते हैं। तो इस डायग्राम को कहते हैं जी फ्री बॉडी डायग्राम। जब ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस के अंदर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है P1 P2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने आगे लेके चलना है। वो कॉन्सेप्ट है जी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस कैसी होती हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ लिया, बेसिक्स था कि वो क्या होती हैं, और फिर उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं कि बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। अच्छा, वैसे हमने इसको रेस्ट पे माना हुआ था तो बेटे यहाँ पे भी बैलेंस्ड ही होंगी, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा 2D केस बन जाता है। देखिए जो फोर्सेस को 2 डायमेंशंस के अंदर हमने रिलेट करना है वो आपके सिलेबस में नहीं है कहीं पे भी इस तरह की कोई सिचुएशन, क्योंकि इसमें ना बेटे कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं और कंपोनेंट O लेवल के सिलेबस में ही नहीं है, वो A लेवल में है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। हम सीधा लीनियर देखते हैं, लीनियर मूवमेंट के अंदर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें जी इस तरह से करके आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और आपने इसको ज़्यादा धक्का नहीं देना फ़िलहाल, क्योंकि हम ना बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपने बैलेंस करके रखना है। अच्छा, आप किसी चीज़ को चलाएं, ठीक है, या चलाने की कोशिश करें, चला दें या सिर्फ चलाने की कोशिश ही करें, फ्रिक्शन दोनों केसेस में एक्टिव हो जाती है, ठीक है। नहीं चला रहे तो ज़ीरो है। याद रखें बेटे जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो फिर तो बिल्कुल ही ज़ीरो है फ्रिक्शन, लेकिन जैसे ही आप हल्का सा पुश करेंगे, बेशक अभी वो चला नहीं है, फ्रिक्शन एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से पुश कर रहे थे इस डायरेक्शन के अंदर, आपकी अप्लाइड फोर्स को मैं कैपिटल F कह देता हूँ, ठीक है। तो आपने इस डायरेक्शन में धक्का दिया हुआ था, मैं ये कह देता हूँ ये F जो है ये अप्लाइड फोर्स है। अब आपके सिलेबस में बल्कि A लेवल में भी मैं कोशिश ये करता हूँ फ्रिक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं लोअर केस F के कभी नहीं भी बताया ना तो बच्चों को देख के ही पता चल जाएगा ये लाजमी फ्रिक्शन होगी कि सर फ्रिक्शन को लोअर केस F रखते हैं हमेशा ही। तो ये लें ये फ्रिक्शन आ गई, ठीक है। अब ये समझें कि कोई ब्लॉक, कोई हैवी चीज़ पड़ी हुई थी और आपने इसको इतनी एक पुश लगाई है कि अभी तक ये चली नहीं है, और तो फिर इसका मतलब है अगर अभी तक ये चली नहीं है तो ये फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। इस सिचुएशन को हम ये कहते हैं, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये प्रेजेंट स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि F और F आपस में क्या हो गए होंगे, ठीक है,
बैलेंस्ड, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स आपस में बैलेंस्ड हैं, ऐसी स्टेट को हम कहते हैं। लेकिन एक चीज़, एक गलत फहमी का शिकार आपने बेटे नहीं होना। ज़रूरी नहीं है कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो ऑब्जेक्ट चले ही ना। स्टार्ट पे ऐसा कंफर्म है, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं बिफोर मूवमेंट तो फिर तो वाकई वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट चल पड़ा है और फिर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो फिर वो चलता ही रहेगा। ठीक है, ये आपका आएगा, अभी हम इसी चैप्टर के एंड पे जाके, इसी टॉपिक एंड पे जाके देखेंगे। फ्री फॉल जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जाके वेट और ड्रैग बराबर हो जाते हैं तो फिर भी पैराशूट इस ज़मीन पे आ ही जाता है। चलते हुए ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएं तो वो चलता ही रहता है, रुके हुए पे अगर बैलेंस्ड हो जाएं तो वो चलता ही, वो स्टार्ट ही नहीं करता मूव करना। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्सेस से बच्चों को एक गलत फहमी होती है कि जी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो ये चल नहीं सकता। भाई अगर वो ऑलरेडी चल रहा हो और फिर फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएं तो फिर तो वो चलता ही रहता है। मतलब इक्विलिब्रियम में जितनी भी चीज़ें, इक्विलिब्रियम भी एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस्ड फोर्सेस में, उसमें ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल पड़ा है, ठीक है, और उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स, ये गाड़ियाँ बेटे जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रही होती हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड केस मान लेते हैं, आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी जा रही है जी 90 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, अब जब वो 90 किलोमीटर पर आवर फिक्स कर दी है, ड्राइवर है जो भी है उसने जो है ना एक्सेलरेटर फिक्स कर दिया, और आप ये देख रहे हैं कि नीडल बिल्कुल हिल ही नहीं रही 90 किलोमीटर पर आवर से, तो फिर इसका मतलब है फोर्सेस कंफर्म बैलेंस हैं। तो सिंपलेस्ट वर्जन में भी अगर बात करें तो बेटे फॉरवर्ड है इंजन की फोर्स और बैकवर्ड कम अज़ कम दो हैं, एक तो फ्रिक्शन है और दूसरा एयर रेजिस्टेंस है। तो जितनी भी हैं ये बैलेंस हुई हैं, इसी वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो कांस्टेंट बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में दो बातें आपने याद रखनी है बेटे। अगर तो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस बैलेंस हो जाएं तो वो चलता ही नहीं, और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस बैलेंस हो जाएं तो वो चलता ही रहता है, लेकिन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये लाजमी बात नहीं है कि फोर्सेस बैलेंस्ड हो तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो। ठीक है, चलता हुआ ऑब्जेक्ट भी बैलेंस्ड फोर्सेस के साथ हो सकता है, लेकिन फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट लाजमी होगी। तो मैं इनको कंपेयर कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल अनबैलेंस्ड हैं तो आप ये कहते हैं जी आपने कहा ये क्यों नहीं चल रहा, मैं चला सकता हूँ इसको, तो आपने फोर्स ज़रा ज़्यादा कर दी और फिर उसके बाद हुआ ये कि आपकी अप्लाइड फोर्स जो है ना, ये एफ, ये फ्रिक्शन से बढ़ गई। ठीक है, मैं ना इनके मैग्नीट्यूड ही कम कर देता हूँ, ये जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ, इसकी वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ। इसमें भी हम अगर ये करते ना, ये ज़्यादा अच्छा रहता। मैं स्टार्ट पे इन दोनों के स्टार्ट में लेंथ्स बराबर रखता। हमने वो वेक्टर्स पढ़ लिया ना, हम कहते हैं वेक्टर की जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट होता है। तो स्टार्ट में आप ये समझें इनको इक्वल लेंथ का बना लें। और अब ये वाली सिचुएशन में देखें तो मैंने ना अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा लंबा कर दिया उसके मुकाबले में ना, फ्रिक्शनल फोर्स के मुकाबले में। ठीक है, इफ़ एफ इज ग्रेटर देन एफ देन forces are not balanced, forces are not balanced and object starts to, हम मूव नहीं लिखने लगे, फोर्स का जो काम है वही मैं आपको बताता हूँ, starts to accelerate। फोर्सेस ना बेटे एक्सेलरेट करवाती हैं, उनका काम, उनको ये नहीं है कि हमने चलाना है, वो कहती हैं जी एक्सेलरेट करो। अगर फोर्स हो तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। एफ नेट इज इक्वल टू एम में भी आगे हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है, मैं इनको कंपेयर करके भी आपको बता देता हूँ। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप रखें बैलेंस्ड फोर्सेस और यहाँ पे आप कर दें अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड हो तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि बैलेंस्ड हैं तो फिर होगा ये कि एट रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, रेस्ट ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अगर ऑलरेडी चल रहा हो तो चलता ही रहेगा, लेकिन फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। यहाँ तो रेस्ट पे हो सकता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है। यहाँ पे रेस्ट वाला तो चक्कर ही नहीं है, रेस्ट वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मूव भी करेगा और मूव भी लाजमी किससे करेगा? मूव विद एक्सेलरेशन। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है तो एक तो मूव करना ज़रूरी है और दूसरा एक्सेलरेशन के साथ मूव करना ज़रूरी है। खाली ये नहीं कि मूव करेगा, एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, इसी वजह से फिर हम कहते हैं कि बैलेंस्ड फोर्सेस की मेन पहचान क्या है। देखें, हम उसको लिखते हैं क्या, हम कहते हैं जी एफ नेट ज़ीरो। नेट फोर्स, फोर्सेस बैलेंस हैं तो नेट फोर्स क्या होगी? ज़ीरो,
और अगर फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है तो फिर नेट फोर्सेस नॉट ज़ीरो, इसको ऐसे ही लिख दें फिलहाल, नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिख दें, वो बाद की बात है कितनी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, अभी हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने लगे हैं आगे, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन नॉट ज़ीरो, फोर्स नहीं ज़ीरो तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होगी। अच्छा, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हो तो फिर होता पता है क्या बेटे, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होते हैं, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। मोमेंटम अभी आगे आएगा, मैस इनटू वेलोसिटी होता है, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 मैस इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर होती है, तो वो दोनों ही वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वेरीज, ठीक। अच्छा, ये है आपके पास। उसके बाद आगे भी अगर हम चाहें तो इसको लेके चल सकते हैं, हम कहते हैं जी ठीक है, अगर तो फोर्सेस बैलेंस्ड हुई तो ऑब्जेक्ट होगा जी इक्विलिब्रियम में, इसको फिर पूरा ही कर देते हैं यहीं पे, ये कहेगा जी ऑब्जेक्ट होंगे इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पे ये है कि नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट। फिजिक्स ना जब फोर्सेस बैलेंस्ड हों तो फिजिक्स में उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्या कहते हैं, लो जी बैलेंस मेंटेन हो गया, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो हम कहते हैं जी ये बैलेंस मेंटेन हो गया, और मेंटेन्ड बैलेंस को फिजिक्स में इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो बेटे मुझे ए लेवल की वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी है, और दूसरा ये है कि इसके साथ जब हम न्यूटन के लॉज अटैच करेंगे तो उसके साथ ही हमें ड्रैग फोर्स को भी अटैच करना पड़ेगा। न्यूटन के लॉज तो जल्दी हो सकते हैं अभी भी, लेकिन न्यूटन के लॉज के फौरी साथ हमें ड्रैग फोर्स को भी अटैच करना पड़ता है ताकि वो समझ आ जाए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर वो ब्रेकिंग डिस्टेंस और उसके साथ ही वो जो है वो थिंकिंग डिस्टेंस वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हैं, वो कम अज़ कम जो है ना वो 15-20 मिनट्स रिक्वायर करते हैं, और उसकी वजह से फिर आपकी ये वीडियो लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द सेकंड आपकी वीडियो जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें सब फोर्सेस को साथ ही इंक्लूड करके, और फिर हम ब्रेकिंग डिस्टेंस भी इंक्लूड कर देंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।